खबर है पटना से, जहां कदमकुआं थाने के नया टोला में देर रात दो गुटों में भीषण झड़प और फायरिंग की घटना हुई है। झड़प शशि बॉयज हॉस्टल में रहने वाले लड़कों और लोकल पब्लिक के बीच हुई है। विवाद का कारण क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। मारपीट में 2 लोगों को गंभीर चोट आई है। घायलों का निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। और पटना में ही रानी तालाब थाना इलाके में काब गांव में खलिहान में आग लग गई और इस अगलगी में करीब 40 बीघा का धान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल की गाड़ियों के सूचना मिलने के बाद भी देर से पहुंचने को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया। खबर है बेगूसराय से, जहां आग ने कई घरों को अपना निशाना बनाया। कई लोग बेघर हो गए। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा में अगलगी में कई घर जलकर राख हो गए और संख्या 12 से 20 तक के 20 घरों को आग ने पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि घर में खाना बनाने के दौरान चिंगारी ने एक विकराल रूप धारण किया। गांव में 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति राख हो गई। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और बड़ी खबर आ रही है कि बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। कटिहार के सीमापुर दियारा में छापेमारी एसटीएफ ने की है। कुख्यात मोहन ठाकुर गैंग का गुर्गा गुलशन गिरफ्तार किया गया है और गुलशन के पास से पुलिस राइफल बरामद की गई है। एसटीएफ की एसओजी टीम की ये कार्रवाई हुई, जिसमें कुख्यात मोहन ठाकुर गैंग का गुर्गा गुलशन गिरफ्तार किया गया है। और पटना के पालीगंज में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई घटना सिगोड़ी थाना इलाके के सोभन बिगहा की है। बताया जा रहा है कि किसान रामधान अपने खलिहान में धान की रखवाली कर रहा था। उसी दौरान अपराधियों ने उसकी गर्दन में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सरकार के एक तरफा श्रम सुधार और श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संघों ने आज से 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इस हड़ताल में करीब 20 करोड़ कर्मचारी शामिल हो रहे हैं और इस हड़ताल में इंटक एटक के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। ट्रेड यूनियन का कहना है कि सरकार रोजगार पैदा करने में नाकाम रही है। सरकार ने श्रमिक संगठनों के 12 सूत्री मांगों को भी नहीं माना। श्रमिक संघों ने ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया है। और बड़ी खबर कि मोदी सरकार आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने जा रही है। हालांकि ऐसे आरक्षण की अभी संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है और इसके लिए संविधान में बदलाव करना होगा। इसके लिए लोकसभा में संशोधन विधेयक पेश होने वाला है। जो काम कांग्रेस की सरकार 70 सालों में नहीं कर सकी, वो काम नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा होने से पहले ही कर दिया। मोदी सरकार की कैबिनेट ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव को पास कर दिया। इसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे गरीब लोगों को आरक्षण दिया जाएगा जिन्हें कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिला। इसे सरकार संसद के मौजूदा सत्र में ही पास कराने के लिए पेश करेगी। ये आरक्षण वैसे सवर्णों को मिलेगा जिनकी आमदनी 8 लाख से कम हो, कृषि योग्य भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो, 100 स्क्वायर फीट से कम का घर हो, निगम में आवासीय प्लॉट है तो वो 109 यार्ड से कम हो, निगम से बाहर प्लॉट है तो 209 यार्ड से कम हो। हालांकि 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन मामला कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने इसे 1992 में निरस्त कर दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सिन्हा कमेटी की रिपोर्ट में भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे दबा दिया। आइए जानते हैं इस वक्त हमारे देश में आरक्षण किस प्रकार दिया जा रहा है। देश में 49.5% आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें 15% अनुसूचित जाति के लिए, 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा दांव खेल दिया है। विपक्षी दलों को सूझ नहीं रहा कि वो करे तो क्या करे। अब देखना है कि जब ये बिल सदन के पटल पर रखा जाता है तो इस पर विपक्षी पार्टियों का रुख
क्या रहता है। पटना से नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा है कि पहले से ही हमारी पार्टी 15% सवर्ण आरक्षण की मांग कर रही थी। हम जाति के आधार पर कुछ नहीं सोचते हैं। मोदी सरकार का सवर्णों को 10% आरक्षण का फैसला ऐतिहासिक है। उसने हम लोग तो हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जब से हमारी पार्टी क्या कहते हैं कि बनी 2000 में, तो तब से हम लोग मांग कर रहे हैं कि 15% दिया जाए। देखिए हमारा जो है, कभी हम कोई चीज को कास्ट के वाइज पर नहीं सोचते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले के बाद दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कपूरी चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रंग अबीर के साथ मिठाइयां बांटी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम और सरकार की तारीफ की। ऐतिहासिक निर्णय आज लिया गया है और प्रधानमंत्री जिनके लिए बार बार हम लोग कहते हैं और हम ही नहीं कहते, पूरा विश्व कहता है कि वो विश्व नेता के रूप में उभरते जा रहे हैं और सर्वमान्य नेता के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा ऐतिहासिक फैसला भारत के किसी प्रधानमंत्री ने यदि लेने का जज्बा दिखाया है तो वो है नरेंद्र मोदी। आज नरेंद्र मोदी ने जिस नारे के साथ चलना शुरू किया था, सबका साथ सबका विकास, उन बातों को चरितार्थ करते हुए दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, सवर्ण हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको एक साथ एक धारा में कैसे सब लोग एक साथ रहेंगे और भारत बनाने का काम करेंगे, वो काम आज नरेंद्र मोदी ने किया है। और बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं की कल पहली बैठक तेजस्वी यादव की आवाज पर हुई। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान खरमास के बाद यानी कि 14 जनवरी के बाद करने का फैसला लिया गया। महागठबंधन नेताओं ने नीतीश कुमार के महागठबंधन पर दिए गए बयान पर नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री से माफी की मांग की। ऐसा नहीं होने पर 10 जनवरी से इसके खिलाफ आंदोलन का फैसला लिया गया। आपको बताएं कि नीतीश ने महागठबंधन में कॉन्फिडेंस की कमी बताते हुए कहा कि किसी को भी सड़क पर से शामिल कर लेने पर मजबूती नहीं मिलती। हम लोगों की तैयारी 4000 सीट पे हो रही है कि 4000 सीट में हम लोग किस प्रकार से हम लोग मजबूती के साथ लड़े और जीत हासिल करें। आज हम लोगों का यही है। बाकी आप लोगों का सवाल है कि कौन कितने सीट पे लड़ेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा, तो जब तक घोषणा नहीं होगी हम आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताएंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला ला रहे हैं और कौन कौन सीटों से लड़ रहे हैं। एजेंडा था कि कैसे हम लोग 2019 के पार्लियामेंट चुनाव में बिहार में 40 में 40 सीट जीते, यही एजेंडा था। इस एजेंडा पर हम सब लोगों ने विमर्श किया और पूरी मजबूती से महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और 40 में 40 हम सब लोग मिलकर जीतेंगे, यही तय हुआ। फॉर्मूला पर भी कोई विचार किया गया? क्या फॉर्मूला होगा सीट शेयरिंग का? देखिए बाकी क्या फॉर्मूला होगा, अभी खरमास का समय है, सब लोगों को मालूम है, तो इसकी घोषणा हम लोग खरमास के बाद करेंगे। सीट का अभी कोई बात नहीं हुआ, आपको पहले ही बताया है 14 के बाद सीट के बारे में जानकारी होगा और सारे लोग का उद्देश्य एक है, एनडीए को हराना है और जनता भी राज्य का और देश का यही चाहती है कि जन विरोधी सरकार जो है उसे हटाया जाए। देखिए आपको सीट शेयरिंग के बारे में बता दिया गया कि हम लोग उस पर कसरत किया है और उस पर विचार करेंगे, एक बैठक में नहीं 2 बैठक में, और उसके बाद उचित समय शुभ समय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं और वो शुभ समय 14 के बाद है, तो 14 के बाद उस पर हम लोग करेंगे। अभी वर्कआउट किया है। और दूसरी बात ये भी है कि जो आज 4 महीना से कर रहे हैं कि हम सीट शेयरिंग कर लिया है, हम लोगों में कोई झगड़ा नहीं है और वो आपस में रोज उलझ रहे हैं कि कौन कहाँ से लड़ेगा, तो वो आगे आगे चलें, पीछे से अपना पत्ता हम लोग भी खोलेंगे, उनके बिना नहीं हम लोग कर सकते हैं पहले, इसीलिए पहले उनको आगे बढ़ने देते हैं। और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इतने गंदे तरीके से हम लोगों को कि रोड छाप का नेता और रोड छाप का गठबंधन, इस तरीके से वो बोले तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का हम लोगों के लिए अपमान है। नीतीश जी इसके लिए माफ़ी मांगे, नहीं तो हम लोग पूरे बिहार में कल शाम में पूरे गठबंधन के लोग हम लोग पुतला दहन करेंगे। उसके बाद 10 तारीख को हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक सुरेश धस ने शर्मनाक बयान दिया है। सियासी मौसम के चलते सुरेश के बयान को विपक्षी दलों ने झट से लपक लिया और सुरेश पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी मिशन 2019 को फतेह करने में जुटी हुई है, लेकिन पार्टी के कुछ नेता विधायक गलत बयानबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक सुरेश धस ने कुछ ऐसा कह दिया है जो बिहारियों को काफी
खराब लगा और विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया और वो बीजेपी को घेरने में जुट गए। उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। दुसऱ्याच्या घरी झालं का आपण पेढे वाटत, ते आम्ही बिहारचे वगैरे इकडे येतात ना, तेच पेढे घेऊन येतात। पेढा लो अपन क्या हो गया, उधर मेरे को बेटा हो गया। मेरे को लड़का हो गया, किधर हो गया, उधर। आपको पेड़ा केला तर केला, कैसी अवस्था। तो सुना आपने, कितना शर्मनाक है माननीय विधायक जी का बयान। बीजेपी विधायक सुरेश धस के इस बयान पर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और एनसीपी ने सुरेश धस के बयान को शर्मनाक बताते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। एक किसी विधायक या पूर्व मंत्री को इस तरह से सार्वजनिक स्तर पर किसी प्रांत के लोगों के खिलाफ टिप्पणी करना, अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा का उपयोग करना, उनका मजाक उड़ाना बहुत ही निंदनीय है। इसकी पूरी तरह से सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए और इनको ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमें लगता है गरीब और मजदूरों का मजाक उड़ाने का काम किया गया है। इससे पहले बीजेपी के एक एमएलए फौज के बारे में इसी तरह बोलते रहे और हमें लगता है कि फौज हो, मजदूर हो, गरीब हो, इस तरह का भद्दा मजाक उड़ाने में कहीं ना कहीं बीजेपी को महारत है क्या, ये दिख के आने लगा है। बहरहाल बीजेपी विधायक के इस आपत्तिजनक बयान को लेकर मुंबई और महाराष्ट्र में बसा बिहारी जन समुदाय आहत और खफा है। ऐसे में इस पर सियासी रोटियां जरूर सेकी जाएंगी। मुंबई से सर्वेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक मामले पर आज सुनवाई होने वाली है और इस मामले को लेकर तेज प्रताप ने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है। तेज प्रताप का कहना है कि वो तलाक की अर्जी वापस नहीं लेंगे और अपने फैसले पर कायम रहेंगे। गौरतलब है कि ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव की शादी पिछले साल 12 मई को हुई थी। शादी के लगभग 6 महीने बाद ही तलाक की अर्जी देकर तेज प्रताप यादव ने सबको चौंका दिया था। उन्होंने ऐश्वर्या राय पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कैमूर का दौरा करने वाले हैं। चैनपुर प्रखंड के पहाड़ी पर स्थित करकटगढ़ गांव में करकटगढ़ जलप्रपात का सीएम जायजा लेंगे और साथ ही मगरमच्छ संरक्षण के लिए बिहार में इकलौता केंद्र बनाए जाने पर विचार करेंगे। सीएम करकटगढ़ स्थित जलप्रपात को पर्यटन स्थल बनाने पर विचार विमर्श करेंगे। सीएम दुर्गावती प्रखंड के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय धनेक्षा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और मुख्यमंत्री के आगमन से पहले करकटगढ़ की तस्वीर बदलने में प्रशासन जुटा है। जल संसाधन विभाग के द्वारा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में महती 4 सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से दिया है। धड़हर पंप कैनाल जिसकी मांग 60 साल से थी, करमनासा मुख्य नहर कुलड़िया बितरनी के साथ लाइनिंग यानी पक्कीकरण का, और डीएमसीएच के एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं की परीक्षा का सेंटर दरभंगा में नहीं बनाने की वजह से छात्रों ने देर शाम इमरजेंसी सेवा को पूरी तरह से ठप कर दिया। रजिस्ट्रेशन काउंटर और इमरजेंसी के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध कर रहे छात्रों ने बताया कि 10 जनवरी से उनके एग्जाम है और इसका सेंटर MIT मुजफ्फरपुर दे दिया गया है। उनका आरोप है कि दूर सेंटर दिए जाने से 1 महीने तक चलने वाले एग्जाम के दौरान उन्हें परेशानी आ सकती है। क्यों से यही पूछना चाहते हैं, कौन जवाब देगा। दूसरा सर कि बिहार में सर 8 मेडिकल कॉलेज हैं, जितने मेडिकल कॉलेजेज हैं सारे के सेंटर सर उनके होम डिस्ट्रिक्ट में दिए गए, लेकिन दरभंगा मेडिकल कॉलेज का सेंटर को मुजफ्फरपुर में दे दिया गया। सर हमारे साथ यूनिफॉर्मिटी नहीं बरता गया है सेंटर के डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, और उन एक ही का कहना है सर कि दरभंगा में कोई सेंटर लेने के लिए तैयार नहीं होता है। सरकार हर रोज अखबारों में विज्ञापन देती है, सरकारी बाबुओं और अफसरों को हिदायत देती है कि घूस लेना देना दोनों जुर्म है, लेकिन इसका असर बाबुओं पर कितना होता है ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। हम आपको कुछ जानकारी दें उससे पहले आप इस वीडियो को गौर से देखिए और दफ्तर में बैठे बाबू की एक एक बात को गौर से सुनिए भी। वही मुकेर ओ बुआ फिर है बतिया कर लियो हम अपन घर में से देबे लिया 1000 पूरा है ना हो 1000 पूरा कर तू राखा ना कन अच्छा रखा नहीं अयम तू कर दे एकरे में कर दे
नहीं बेटा, देखो बूढ़ा आदमी के जो बोलते हैं ना उसको नहीं तंग करो। 3 टेबल पर जाएगा बेटा, है कि नहीं? हम अपन हमारा नहीं बचते। अरे दूधियो 3 टेबल पर दूधियो से 3 दिन में 600 रुपया आ तो टिकट करा, सुनिए ना, टिकट करा फिर उतना में हम 1000 का लियो तो हमने तो तोरा अखने करने के बाबू 3 टेबल हमारा दे फिर से हमरा दे दे। अब बाकी तुम 3 टेबल पर तू अपने दो, फोटो करा तू अपने का, जिला से टिकट अपने का, तोरा मांगनी खो जाओ चाहे अच्छा हम कौन बजाय कर इतना हम क्या करा देंगे। जमीन के कागजात अंचलाधिकारी के दफ्तर में अटके हुए हैं। पीड़ित लगातार दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। अंचलाधिकारी ने पीड़ित को सहायक से मिलने को कहा और फिर शुरू होती है सहायक और पीड़ित के बीच की डील। सहायक 2000 से कम में मानने के लिए तैयार ही नहीं है। घूसखोरी की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई, लेकिन अधिकारी अब भी जांच की बात कर रोना रो रहे हैं। देखिए, प्रथम दृष्टया देखने पे तो ये बात स्पष्ट हो रही है, क्योंकि उनका चेहरा उसमें उतना स्पष्ट तो नहीं आ रहा है पीछे खिड़की रहने की वजह से, लेकिन फिर भी उनके आवाज़ से लग रहा है कि वही है। लेकिन और आपको हम गहराई में तभी बता पाएंगे जब इस पे जांच किया जाएगा, और जांच के बाद जो भी उसमें स्पष्ट होगा आपको बता दिया जाएगा। और अगर ऐसा पाया गया कि इस कर्मी के द्वारा इस तरह की हरकत की गई है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तस्वीरों में किशनपुर अंचलाधिकारी के दफ्तर का सहायक खुलेआम घूस मांगता दिख रहा है। ऐसे में उस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जरूरत है उन लोगों पर भी कार्रवाई करने की जो इस घूसखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। सुपौल से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश भर में कर्ज माफी का दौर चला हुआ है, लेकिन इसी कर्ज माफी ने बिहार के छपरा में सैकड़ों किसानों की रातों की नींद उड़ा दी है। किसानों को बैंकों ने करोड़ों रुपए की वसूली का नोटिस थमा दिया है। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने पहली बार पूरे देश के किसानों का करीब 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। इस कर्ज माफी में छपरा के कई किसानों का कर्ज भी माफ हुआ था, लेकिन 28 साल बाद इन किसानों को कर्ज वसूली का नोटिस मिल रहा है। कर्ज माफी की सीमा सिर्फ 10,000 रुपए तक थी, जिसका पता किसानों को नहीं चला और 28 साल बाद बैंक अब कर्ज वसूली के लिए किसानों को हजारों रुपए का नोटिस भेज रहे हैं। नोटिस उन लोगों को भी दिया जा रहा है जिनकी मौत बरसों पहले हो चुकी है। मोटे 50 रुपया बचा था, जो 50 रुपया का सूद का नहीं 100 रुपया और होगा ना, तो हम लोग जमा करने का सोच ही रहे थे। तब तक क्या इन्हें 90 में सरकार ने उसे माफ़ कर दिया ना। फिर हम लोग बोले कि जब माफ़ हो गया तब क्या करना है। बैंक द्वारा कभी नोटिस आयल बा कि ना? कभी ना। आखिर कितना दिन पर बाद नोटिस आयल बा? अरे ये तो बहुत दिन पर आयल बा। कब के? 40 बरस से नीचे नहीं आई। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक सारण समेत आसपास के किसानों पर भूमि विकास बैंक का करीब 65 करोड़ रुपया का कर्ज बकाया है, लेकिन बैंक का कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहा। हालांकि न्यूज़ 18 संवाददाता से फोन पर एकमा भूमि विकास बैंक के शाखा प्रबंधक ने कहा है कि किसानों को कर्ज वापस करना ही होगा। 31 मार्च 1997 से लेकर 2007 वित्तीय वर्ष तक का लोन माफ किया गया बीच के गवर्नमेंट में, तो उससे पहले का लोन और उसके बाद का कोई ऋण जो है वो दोनों लोन तो बिल्कुल यथावत रह गया। बड़ा सवाल है कि बैंक 28 सालों तक कर्ज वसूली के लिए इंतजार क्यों करता रहा? इतने दिनों तक बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की नींद क्यों नहीं खुली? आखिर गरीब किसान इतने सालों बाद इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाएंगे? हालांकि बैंक का ये भी कहना है कि ओटीएस स्कीम के तहत किसानों को ब्याज आदि में विशेष छूट भी दी गई है, लेकिन सवाल अब भी है कि इतनी देरी क्यों की गई? छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पूर्णिया में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ एक चित्रकार ने 4 विजन की यूनिक पेंटिंग बनाई है। चित्रकार राजीव राज ने अटल बिहारी वाजपेयी के इस 4 विजन पेंटिंग में उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की पेंटिंग बनाई। इसमें वाजपेयी जी की कविता, उनके हस्ताक्षर शामिल हैं। चित्रकार का दावा है कि ये पेंटिंग दुनिया की पहली 4 विजन पेंटिंग है और इस पेंटिंग के लिए उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अप्रूवल मिला है। 1406 स्क्वायर फीट की ये पेंटिंग 130 दिन में बनाई गई है। और बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर।